What 24 years mean? You can't. I remember I was standing down there in the cellar and thought, well, they were down there for 24 years. सोचो तुम 24 साल से एक ही कमरे में कैद हो, वॉशरूम, खाना पीना उसी कमरे में। तुम पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो। तुमने 24 साल से आसमान नहीं देखा, तुमने 24 साल से सूरज की रोशनी नहीं देखी। तुम्हें ये नहीं पता कि बाहर टाइम क्या चल रहा है, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि बाहर मौसम कैसा है। अगर ये सब कम लगे तो और सुनो, तुम्हें इन 24 सालों में टॉर्चर किया जाए, तुम्हें मारा जाए और पता नहीं ऐसा क्या कुछ और तुम्हारी इन सब हालत के पीछे कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना बाप हो। आप लोगों को शायद ये किसी मूवी की स्टोरी लग रही हो, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हिस्ट्री के सबसे डिस्टर्बिंग क्रिमिनल केसेस में से एक की, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आखिर क्यों, ये सब क्यों। मैं बात कर रहा हूँ द जोसेफ एंड एलिजाबेथ फ्रिट्ज़ल केस की। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें टाइम में काफी पीछे 1935 में जाना पड़ेगा, जहां ऑस्ट्रिया के एक शहर एम्स्टर्डम में जोसेफ फ्रिट्ज़ल पैदा हुआ। जोसेफ फ्रिट्ज़ल का जो बचपन था वो काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक था। असल में जो इसका बाप था वो एक शराबी था और इसकी माँ को काफी ज्यादा मारता भी था, जिसकी वजह से इसने अपने बचपन ही से काफी ज्यादा वायलेंस देख लिया था। तो ओवरऑल आप लोग ये समझ लो कि जोसेफ का जो बचपन था वो काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक था और काफी ज्यादा वायलेंस में भी गुजरा था। हम जोसेफ के बचपन की ज्यादा बात नहीं करते और हम चलते हैं टाइम में थोड़ा सा आगे, जब जोसेफ 21 साल का हुआ। जब जोसेफ 21 साल का हुआ तो तब उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था रोज मैरी। रोज मैरी से मिलने के बाद इन दोनों ने फैसला किया कि ये लोग अब शादी कर लें। इनकी शादी के बाद इनके तकरीबन 7 बच्चे हुए। जोसेफ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, उसके पास अपनी प्रॉपर्टी भी थी और वो काफी ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल भी था। ये बताना इसलिए जरूरी है कि इन चीजों के चलते ही इसके नेबर्स इसको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। लेकिन कुछ लोगों की पब्लिक इमेज और रियल लाइफ इमेज में जमीन आसमान का फर्क होता है, और जोसेफ भी उनमें से एक था। अब यहाँ एक चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है कि जोसेफ का पास्ट जो था वो काफी ज्यादा क्लीन नहीं था। वो एक सीरियस क्राइम केस के लिए जेल के अंदर भी गया था और जेल से निकलने के बाद उसने अपनी नॉर्मल लाइफ दोबारा जीना शुरू कर दी और जोसेफ की इमेज दोबारा रिस्पेक्टेबल मैन जैसी बन गई। लेकिन रियलिटी बिल्कुल इससे अलग थी। जोसेफ और रोजमेरी के 7 बच्चों में से एक थी एलिजाबेथ। फैमिली के दूसरे बच्चों की तरह ही जो एलिजाबेथ थी वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी, लेकिन धीरे धीरे जोसेफ का बिहेवियर उसके टुवर्ड्स थोड़ा सा बदल गया। उस पर ज्यादा कंट्रोल रखने लगा, उसकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने लगा और उसकी हर छोटी बात में इंटरफेयर करने लगा। और इसी दौरान जोसेफ ने एलिजाबेथ के साथ अब्यूज भी शुरू कर दिया, जो कि ना उसके नेबर्स को पता था, ना उसकी मदर को पता था और ना ही किसी और को। लाइक सीरियसली एक बाप अपनी बेटी के साथ। 1983 ये वो साल है जब एलिजाबेथ 17 साल की हुई और वो अपने बाप से इतना ज्यादा तंग थी कि उसने डिसाइड किया कि मैं अपने घर से भाग जाती हूँ। और एग्जैक्ट उसने यही किया। वो अपने दोस्त के पास भागकर चली गई, लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और उसको घर वापस छोड़ दिया। और घर आने के बाद जोसेफ ने एलिजाबेथ से पता है क्या कहा कि मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। नॉर्मली ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस केस में शायद यहीं से सब कुछ शुरू होने वाला है। इस इंसिडेंट के बाद जोसेफ ने सोचा कि अगर मुझे एलिजाबेथ पे पूरा कंट्रोल रखना है तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो कि शायद किसी ने सोचा भी ना हो। जोसेफ को अंडरग्राउंड बंकर और सीक्रेट चैम्बर्स का काफी ज्यादा शौक था, इसलिए जब उसने अपना घर बनवाया था तो उसने इसकी बेसमेंट के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर भी बनवाया। अब ऑनेस्टली मुझे ये लगता है कि जोसेफ ने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि एलिजाबेथ को मैंने बेसमेंट या फिर सीक्रेट चैम्बर में डालना है, वरना तो कोई सीक्रेट चैम्बर बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस सीक्रेट चैम्बर या फिर बेसमेंट का रोजमेरी या फिर किसी और बच्चे को भी नहीं पता था। 28 अगस्त 1984 ये डेट इस केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी डेट को एलिजाबेथ अगले 24 साल के लिए एक नई जिंदगी जीने वाली थी। दिन जोसेफ ने एलिजाबेथ से कहा कि मुझे थोड़ा काम है, जरा मेरे साथ आ। ये सुनकर एलिजाबेथ जोसेफ के साथ चल पड़ी और जोसेफ एलिजाबेथ को बेसमेंट की तरफ ले गया
और एलिजाबेथ ने जोसेफ की बात को मान लिया। ऑब्वियसली अगर आपके फादर कहेंगे कि मुझे किसी चीज में हेल्प चाहिए तो आप जाओगे, राइट। बेसमेंट में पहुंचने के साथ ही जोसेफ ने अपनी पॉकेट से एक ईथर टॉवल निकाला और एलिजाबेथ के मुंह पे रख दिया और इसके कुछ ही सेकंड्स बाद एलिजाबेथ बेहोश हो गई। और जब वो उठी तो उसने देखा कि वो अपने कमरे में नहीं है। उसने अपने आप को उस सीक्रेट चैम्बर में पाया। लेकिन एलिजाबेथ को क्या पता था कि इस सीक्रेट चैम्बर के अंदर वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 24 साल तक रहने वाली है। और यहाँ से ही इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट शुरू होता है। जब एलिजाबेथ सही से होश में आई तो उसने देखा कि उसकी सिर्फ चारों तरफ दीवारें हैं। कमरा इतना छोटा था कि अपने आप को सही तरह से संभालना भी मुश्किल था। और इस सीक्रेट चैम्बर में ना कोई खिड़की, ना धूप, ना आपकी आवाज बाहर जाए और ना किसी की आवाज अंदर आए। एलिजाबेथ को पहले तो लगा कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसके फादर उसको कुछ ही देर में बाहर निकाल देंगे। लेकिन उसको क्या पता था कि उसका फादर कितना बड़ा इवल इंसान है। कुछ देर बाद इस सीक्रेट चैम्बर में जोसेफ आया और जोसेफ ने एलिजाबेथ से कहा कि अब तुम पूरी जिंदगी इसी चैम्बर के अंदर रहोगी। अगर तुमने भागने या फिर चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जोसेफ ने सिर्फ एलिजाबेथ को उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर कैद नहीं किया था, बल्कि उसने एलिजाबेथ के माइंड को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। उसने एलिजाबेथ से ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर उसने किसी तरह भी बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश की तो वो इस चैम्बर के अंदर जहरीली गैस छोड़ देगा और इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक्टिवेट कर देगा। बेसमेंट का ये चैम्बर कोई एक कमरा नहीं था, बल्कि इसके छोटे छोटे सेक्शन बने हुए थे। एक बाथरूम, एक बेडरूम और एक छोटी लिविंग स्पेस। लेकिन ये सब इतना छोटा था कि थोड़ा सा चलने के बाद ही आगे दीवार आ जाती थी। जरा इमेजिन करके तो देखो, अगर आपको यहाँ सिर्फ 1 हफ्ता रुकना पड़े तो आपका क्या हाल हो। और एलिजाबेथ यहाँ 24 साल तक रही। शुरू के कुछ दिन जोसेफ सिर्फ पानी और खाना लाता था और कुछ बेसिक चीजें। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ जोसेफ ने अपना इरादा दिखाना शुरू कर दिया। उसने एलिजाबेथ को रिपीटेडली सेक्सुअल असॉल्ट और टॉर्चर करना शुरू कर दिया और पता नहीं क्या कुछ और। मैं इसकी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा तो ही अच्छा है। लेकिन ये समझ लो कि ये कोई आम किडनैपिंग नहीं थी। ये हिस्ट्री के सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग केसेस में से एक की बात हो रही है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि इतना कुछ हो गया और एलिजाबेथ की माँ रोजमेरी ने कोई सवाल नहीं उठाया, तो इसका जवाब ये है। जोसेफ ने एलिजाबेथ को सीक्रेट चैम्बर में छोड़ने के बाद रोजमेरी को ये कहा कि एलिजाबेथ भाग गई है और उसने किसी कल्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब ये चीज रोजमेरी को कैसे यकीन दिला सकती थी, क्योंकि एलिजाबेथ पहले भी एक दफा भाग चुकी थी और जोसेफ का ये बताना रोजमेरी को सबसे ज्यादा सेंस बना रहा था। दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने। ऊपर घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और एलिजाबेथ के लिए टाइम बिल्कुल अलग सा चल रहा था। ये सब धीरे धीरे एलिजाबेथ के लिए मीनिंगलेस होता चला गया। लेकिन जोसेफ के लिए ये सब सिर्फ शुरुआत थी। और कुछ साल बाद एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हो गई। मुझे सोच के भी अभी कुछ हो रहा है। एक बाप अपनी बेटी के साथ कैसे है। सोचो, जहाँ डॉक्टर्स भी नहीं, जहाँ मशीन भी नहीं, जहाँ प्रॉपर मेडिसिन भी नहीं, वहाँ एलिजाबेथ ने अपने पहले बच्चे को 1990 में पैदा किया। एलिजाबेथ को एक बेटी हुई और उसका नाम उसने क्रिस्टीन रखा। उसी चैम्बर के अंदर क्रिस्टीन पैदा हुई, सिर्फ जोसेफ और एलिजाबेथ, कोई और नहीं। क्रिस्टीन की लाइफ भी इसी बेसमेंट से स्टार्ट हुई। ना कोई धूप, ना कोई हवा, और ना ही तो वो खुली तरह सांस ले सकते थे, और ना ही तो क्रिस्टीन स्कूल जाती थी, ना ही उसने कभी पार्क देखी थी, ना ही कभी किसी और चीज को इमेजिन तक किया था। क्रिस्टीन को तो ये भी नहीं पता था कि इस बेसमेंट से बाहर भी कोई दुनिया है। अगले कुछ सालों में एलिजाबेथ दोबारा प्रेग्नेंट हुई और इस बार जोसेफ का कंट्रोल और ज्यादा बढ़ता गया। अब बेसमेंट में एलिजाबेथ के साथ साथ वहां छोटे बच्चे भी थे और इसी पॉइंट पे जोसेफ को एक नई बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। जैसे जैसे बेसमेंट में बच्चों का नंबर बढ़ता गया चला, जोसेफ को एक प्रॉब्लम नजर आने लगी कि अगर सारे बच्चे बेसमेंट में रहेंगे तो शायद किसी को एक ना एक दिन शक हो जाएगा। और यहीं से इसने अपने प्लान का सबसे डेंजरस हिस्सा शुरू कर दिया। ने जब अपना तीसरा बच्चा पैदा किया तो जोसेफ ने उसको बेसमेंट में रखने के बजाय ऊपर ले आया और ऊपर ला के उसने घर के फ्रंट डोर के बाहर छोड़ दिया, एक बास्केट के अंदर। और उस बास्केट के अंदर एक लेटर भी था जो कि जोसेफ ने एलिजाबेथ से लिखवाया था। इस लेटर में ये लिखा था कि एलिजाबेथ अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती
इसीलिए उसके पेरेंट्स उसके बच्चों की देखभाल करें। रोजमेरी ने इस लेटर को पढ़ा और इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ अरसे बाद यह चीज दोबारा हुई, फिर तीसरी बार, यानी कि जोसेफ ने 3 बच्चे बेसमेंट में रखे और 3 बच्चे ऊपर रोजमेरी के पास। और एलिजाबेथ को एक और भी बच्चा हुआ, लेकिन वो नेचुरल डेथ की वजह से मर गया। और जब उस बच्चे को दफनाने की बारी आई तो जोसेफ ने यह भी कहा कि मैं इस बच्चे को नहीं दफना रहा, इसको सड़ने दो। आप समझ जाओ कि जोसेफ किस तरह का इंसान था। एक ही घर में 2 तरह की दुनिया थी, एक जो बेसमेंट में, एक जो ऊपर, एक जो रोजमेरी के साथ 3 बच्चों वाली और एक जो एलिजाबेथ के साथ नीचे 3 बच्चों वाली। थोड़ा टाइम गुजरा और जोसेफ ने बेसमेंट के अंदर एक टीवी लाकर रख दिया, एक रेफ्रिजरेटर और कुछ लाइट्स वगैरह लगा दी, लेकिन वो अब भी कैद थे। टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, इनसे आपको आजादी नहीं मिलती, राइट। साल 2008, ये सब लगभग 24 साल से चल रहा था। लेकिन फिर एक ऐसी चीज होती है जिसकी प्लानिंग जोसेफ ने कभी नहीं की थी। असल में हुआ ये कि बेसमेंट में रहने वाली एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बेटी क्रिस्टीन अचानक से बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उसकी कंडीशन इतनी सीरियस थी कि अगर उसको हॉस्पिटल ना ले जाया जाए तो वो मर भी सकती थी। इसलिए एलिजाबेथ ने जोसेफ के सामने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, उसके सामने हाथ जोड़े, उसके पांव पकड़े, लेकिन जोसेफ फिर भी ना माना। लेकिन एलिजाबेथ रिक्वेस्ट करती रही। पहले तो जोसेफ नहीं माना, लेकिन जब क्रिस्टीन की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गई तो मजबूरन जोसेफ को उसको बेसमेंट से निकाल कर सीधा हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और यही वो एक मोमेंट था जहां जोसेफ की 24 साल की प्लानिंग धीरे धीरे टूटना शुरू हुई। क्रिस्टीन को हॉस्पिटल ले जाते ही डॉक्टर्स को ये समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल पेशेंट नहीं है, क्योंकि क्रिस्टीन की बॉडी में विटामिन डी ना के बराबर थी। और ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सेंस भी बनाती है, क्योंकि क्रिस्टीन जब से पैदा हुई थी उसने सूरज का चेहरा तक नहीं देखा था। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्ची इस हालत तक पहुंची कैसे। तो उन्होंने जोसेफ से क्रिस्टीन की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछा, जो कि ऑब्वियसली जोसेफ के पास नहीं थी। और जोसेफ ने वही पुरानी कहानी डॉक्टर्स को बताई कि इसकी माँ एलिजाबेथ सालों पहले भाग गई थी और किसी कल्ट को ज्वाइन कर लिया था और ये उसी की बेटी है। लेकिन डॉक्टर्स जोसेफ की इस स्टोरी से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुए, बिकॉज जब से क्रिस्टीन पैदा हुई है कहीं ना कहीं तो वो बीमार हुई होगी, कहीं उसका बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा कुछ भी नहीं जोसेफ के पास था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को जोसेफ पे सीधा सीधा शक हुआ और डॉक्टर्स ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। हॉस्पिटल में क्रिस्टीन का ट्रीटमेंट शुरू करवाया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम अब भी वही थी कि क्रिस्टीन के बारे में डॉक्टर्स को कुछ भी नहीं पता था। इसीलिए डॉक्टर्स ने टीवी पे अनाउंसमेंट करवाई कि अगर एलिजाबेथ इस वक्त उनको सुन या देख रही है तो वो हॉस्पिटल से जरूर कांटेक्ट करें। लेकिन किसी को नहीं पता था कि हॉस्पिटल में जिसको सब ढूंढ रहे हैं वो एक घर के बेसमेंट में कैद है। अब आते हैं कि एलिजाबेथ असल में बेसमेंट से कैसे बाहर निकली। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जोसेफ ने बेसमेंट में एक टीवी इंस्टॉल करवाया था और लकीली उस वक्त एलिजाबेथ टीवी देख रही थी, जिसमें एलिजाबेथ को पता चलता है कि उसकी बेटी कितनी सीरियस कंडीशन में है। और एलिजाबेथ ने जोसेफ से रिक्वेस्ट की कि प्लीज मुझे बाहर जाने दिया जाए। पहले की तरह जोसेफ इस बार भी नहीं माना, लेकिन एलिजाबेथ के बार बार रिक्वेस्ट करने पे जोसेफ को मानना ही पड़ा, क्योंकि जोसेफ को भी समझ आ गया था कि अगर क्रिस्टीन की डेथ हो गई तो पुलिस का सारा ध्यान जोसेफ के ऊपर जाएगा, जो कि जोसेफ नहीं चाहता था। लेकिन जोसेफ ने एलिजाबेथ को बेसमेंट के अंदर से निकालने से पहले एक कंडीशन रखी। उसने एलिजाबेथ को यह कहा कि अगर उसने बाहर किसी को भी सच बताया तो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि बेसमेंट में रहने वाली बाकी बच्चों की जान भी खतरे में होगी। यह धमकी एलिजाबेथ के लिए नई नहीं थी, लेकिन एलिजाबेथ के पास इस बार कोई चॉइस भी नहीं थी। 26 अप्रैल 2008, 24 सालों बाद एलिजाबेथ उस बेसमेंट से निकली थी। सोचो अगर 24 साल बाद तुम किसी बेसमेंट से निकलते। एलिजाबेथ के लिए वो मोमेंट किसी फ्रीडम से कम नहीं था। खुली हवा में 24 साल बाद सांस लेना। हॉस्पिटल पहुंचते साथ ही पुलिस ने एलिजाबेथ से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे और एलिजाबेथ ने वही स्टोरी सुनाई जो जोसेफ ने उसको बोलने को कहा था। लेकिन पुलिस को एलिजाबेथ की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी लग रही थी। पुलिस को वो डरी हुई लग रही थी। पुलिस उसे एक अलग रूम में ले गई। आप सेफ हो, ये कहने की ही देर थी कि एलिजाबेथ टूट गई और उसने 24 साल में अपने साथ जो भी हुआ वो सब कुछ पुलिस को बता दिया। किडनैपिंग, टॉर्चर, सेक्सुअल असॉल्ट। पुलिस को तो एलिजाबेथ की बातों पे पहले यकीन ही नहीं हुआ और ऑनेस्टली हमें भी अगर कोई ऐसे स्टोरी सुनाता बिना एविडेंस के तो हम भी नहीं मानते। बट पुलिस ने बिना टाइम वेस्ट किए जोसेफ के घर का रुख किया
और बेसमेंट का दरवाज़ा खुलवाया और जो कुछ उनको उसके अंदर दिखा, पुलिस के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उस वक्त तो पुलिस भी सोच रही होगी कि 24 साल कोई बंदा एक ऐसी जगह पे कैसे रह सकता है। खैर, इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जोसेफ ने अपने क्राइम कन्फेस कर लिए और उस पर किडनैपिंग, सेक्सुअल असॉल्ट, टॉर्चर और पता नहीं कितने और सीरियस चार्जेस लगे। कोर्ट ने उसे गिल्टी करार दिया और उसको उम्र कैद की सजा हुई और आज भी वो जेल की सलाखों के पीछे जिंदा है। अब थोड़ी रियल बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में आता है वो तो ये है कि क्या इन 24 सालों में रोजमेरी को अपने हस्बैंड पे बिल्कुल शक नहीं हुआ? क्या उसको ये नहीं लगा कि यार ये भी तो झूठा हो सकता है और मेरी बेटी ऐसे तो नहीं बात सकती? या मुझे तो कभी कभार ये लगता है कि शायद रोजमेरी मिली हो, बट मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि रोजमेरी 110% जोसेफ के साथ मिली होगी। और वैसे भी कोर्ट ने रोजमेरी को गिल्टी फ्री कहा है, तो हम इस केस को ज़्यादा डिस्कस ना ही करें तो अच्छा है। खैर, यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मैं ऐसे और इंटरेस्टिंग और डिस्टर्बिंग केसेस आपके सामने आगे लाता रहूँगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन इस केस से रिलेटेड हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलूंगा आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।